कंगना ने महाराष्ट्र सरकार पर सबसे बड़ा हमला बोला है। मुंबई से निकलते ही कंगना ने महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और सीएम उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे का नाम लेकर वार किया है। कंगना के मुताबिक उन्होंने मूवी माफिया सुशांत के हत्यारों और उनके ड्रग रैकेट का पर्दाफाश किया और ये लोग उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे के साथी हैं। इसीलिए महाराष्ट्र सरकार उनसे बदला लेने पर उतारू है। कंगना ने एक और ट्वीट कर शिवसेना को सोनिया सेना करार दिया। कंगना ने पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस की तारीफों के पुल भी बांधे। उनके मुताबिक अगर फडणवीस महाराष्ट्र के सीएम होते तो ऐसी स्थिति नहीं बनती। साथ ही मीडिया और जनता को सुशांत के इंसाफ के लिए यूं संघर्ष नहीं करना पड़ता, क्योंकि तब मुंबई पुलिस अपना काम ईमानदारी से कर रही होती। कंगना के लगातार हमलों पर महाराष्ट्र के मंत्री अनिल परब ने भी पलटवार किया है। परब के मुताबिक कंगना के पास फिल्मों में काम नहीं बचा है, इसलिए वो मुंबई को ही पीओके कह रही हैं। परब ने दावा किया कि अब मुंबई के लोग ही तय करेंगे कि कंगना यहां रहे या नहीं। एक्ट्रेस कंगना रनौत सोमवार को मुंबई से हिमाचल पहुंच गई। कुल्लू में कुछ देर अपनी बहन रंगोली के घर रुकने के बाद कंगना मनाली के अपने घर पहुंच गई हैं। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत उन्हें 10 दिनों तक होम क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। 7वें दिन कंगना का कोविड टेस्ट करवाया जाएगा। इस दौरान वो किसी बाहरी व्यक्ति से नहीं मिल सकेंगी। वहीं स्वास्थ्य विभाग कंगना की सेहत पर नजर रखेगा। कंगना के दफ्तर की डिजाइनर शबनम गुप्ता ने उनके दफ्तर की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए इसे लेबर ऑफ लॉ का नाम दिया है। ये तस्वीर बीएमसी की तोड़फोड़ के पहले की है, जिसमें रात के वक्त रोशनी में जगमगाती इमारत दिख रही है। शबनम ने लिखा है कि इतनी खूबसूरत इमारत को बर्बाद होते देखना बेहद दुखद है, लेकिन हम मुकाबला करेंगे। एक्टर सुशांत सिंह के फार्म हाउस को लेकर नया खुलासा हुआ है। फार्म हाउस के अंदर से आई पहली तस्वीरों में नशे में इस्तेमाल होने वाले कई सामान मिले हैं। ये बरामदगी फार्म हाउस में एनसीबी के छापे के दौरान हुई, जिसकी तस्वीरें आज तक के पास हैं। मुंबई से करीब 125 किलोमीटर दूर पावना झील के पास सुशांत सिंह ने किराए पर फार्म हाउस लिया था, जिसमें वो रिया और चुनिंदा दोस्तों के साथ वक्त बिताने आए थे। पावना के फार्म हाउस में तलाशी लेने गई एनसीबी की टीम झील के उस टापू पर भी गई थी, जहां सुशांत, रिया और उनके दोस्त बोट के जरिए जाते थे। एनसीबी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक रिया के अलावा मुंबई से 2 और एक्ट्रेस का सुशांत के फार्म हाउस और इस टापू पर आना जाना था। एनसीबी ने फार्म हाउस के नजदीक लगे सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग जब्त कर ली है और इसके जरिए सुशांत केस में ड्रग रैकेट के सारे तार जोड़ने में जुट गई है। रिया चक्रवर्ती को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। एनसीबी के सूत्रों के मुताबिक रिया अपनी मां संध्या के फोन के जरिए भी ड्रग्स को लेकर चैटिंग करती थी। रिया अपनी मां के फोन के जरिए भी कुछ व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ी थी, जिसमें ड्रग जुटाने को लेकर बातचीत होती थी। एनसीबी के पास इस चैटिंग का सारा ब्यौरा मौजूद है। रिया चक्रवर्ती ने ये फोन ईडी और सीबीआई से छिपा लिया था, लेकिन एनसीबी ने तलाशी के दौरान ये फोन जब्त कर लिया। ड्रग्स कनेक्शन में गिरफ्तार रिया और उसके भाई शोविक चक्रवर्ती जमानत के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में हैं। इससे पहले 11 सितंबर को निचली अदालत ने दोनों की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। रिया और शोविक के वकीलों को निचली अदालत के फैसले की कॉपी सोमवार को मिली है। एनसीबी ने कोर्ट में दलील दी थी कि रिया और शोविक दोनों ने सुशांत तक ड्रग्स पहुंचाने में भूमिका कबूल कर ली है। एनसीबी के मुताबिक दोनों ने इस रैकेट में कई और लोगों का नाम लिया है। अगर इन्हें जमानत दी जाती है तो बाकी आरोपियों को पकड़ना मुश्किल हो सकता है। सुशांत सिंह केस के ड्रग कनेक्शन के सिलसिले में सोमवार को एक और गिरफ्तारी हुई। एनसीबी टीम ने मुंबई से सूर्यदीप नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। सूर्यदीप को शोविक चक्रवर्ती से पूछताछ के आधार पर पकड़ा गया है। सूर्यदीप शोविक का दोस्त है और एनसीबी सूत्रों के मुताबिक वो कई ड्रग पैडलर के संपर्क में था। कंगना रनौत मुंबई से मनाली तो पहुंच गई, मगर महाराष्ट्र सरकार से उनका युद्ध लगातार जारी है।
कंगना लगातार हमलावर हैं तो शिवसेना भी कंगना के हर वार पर पलटवार कर रही है। महाराष्ट्र सरकार पर कंगना का हमला नॉन स्टॉप जारी है। ट्वीट के रूप में एक के बाद एक तीखे तीर कंगना के तरकश से निकल रहे हैं। कंगना ने मुंबई छोड़ी तो भी अपने तेवर दिखा दिए। फ्लाइट में बैठते ही कंगना ने बता दिया कि वो मुंबई से लौट जरूर रही हैं, मगर उनकी लड़ाई अभी जारी है। उन्होंने ट्वीट किया, भारी मन से मुंबई छोड़ रही हूँ। इन दिनों जिस तरह से मुझे डराने की कोशिश की गई, लगातार हमले हुए, बदसलूकी हुई, दफ्तर के बाद मेरे घर को तोड़ने की कोशिश, मेरे चारों ओर हथियारबंद सुरक्षा घेरा रहा, उसके बाद मैं ये कहना चाहूंगी कि पीओके वाला मेरा बयान सही था। कंगना ने उद्धव ठाकरे पर सीधा हमला बोला तो शिवसेना भला इसे कैसे पचा सकती थी। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए फिर मोर्चा खोलते हुए कंगना की जुबान पर कड़ी आपत्ति जताई। सामना ने अपने संपादकीय में कहा, अभिनेत्री मुंबई में बैठकर महाराष्ट्र के सीएम के लिए तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल करती है। अवैध निर्माण पर हथौड़ा चला तो राम मंदिर बताकर ड्रामा कर दिया। शिवसेना के मुखपत्र सामना ने अपने संपादकीय के जरिए कंगना की Y+ सुरक्षा पर सवाल उठाते हुए केंद्र के साथ साथ हिमाचल सरकार को भी घेरे में लिया। सामना के मुखपत्र में कहा गया कि कांगड़ा में महिला से गैंगरेप हुआ, अब उसे भी Z+ सुरक्षा मिलनी चाहिए। कंगना को लगातार हिमाचल सरकार का समर्थन मिल रहा है। कंगना के हर बयान का बीजेपी ने समर्थन किया है और खास तौर पर उनके गृह राज्य से उनको लगातार समर्थन मिल रहा है। हिमाचल की बीजेपी सरकार ने कंगना को अपने राज्य की बेटी बताकर उद्धव सरकार के एक्शन पर पलटवार किया। वो बोलने तक ही जो है वो वहाँ की शिवसेना सरकार, कांग्रेस की सरकार जो है वो सीमित नहीं रही। उन्हें आगे बढ़ करके भी कंगना को जिस तरह से प्रताड़ित किया जा सकता था, परेशान किया जा सकता था, उनके ऊपर मामले दर्ज करने की बातें, उनका घर तोड़ने की बातें, ऐसी बहुत सारी चीज़ों को लेकर के, ताकि वो एक बहुत बड़े तनाव के इस दौर में जो है वो इस परिस्थिति को इसका सामना न कर सके। महाराष्ट्र और हिमाचल सरकार की जुबानी जंग के बीच कंगना मनाली पहुंच चुकी हैं। अब वो अपने घर पर 10 दिनों तक क्वारंटीन रहेंगी। कोविड-19 प्रोटोकॉल के हिसाब से कंगना के घर पर आशा वर्कर्स की तैनाती की गई है। प्रशासन 7वें दिन उनका कोरोना टेस्ट कराएगा। मेरे सर इनका बायोडाटा लेना है मैंने कंगना जी का, और इनको होम क्वारंटीन करना है 10 दिनों के लिए। गाइडलाइन के अनुसार 10 दिन के लिए इनको होम क्वारंटीन करना। इसके बीच में इनको किसी से मिलना जुलना कुछ नहीं है, मतलब अपने रूम पे ही रहना, अलग रूम में अलग सब कुछ व्यवस्था होगी। और जो 7 दिन के बाद जो हम 7 दिन के अंदर कोविड-19 का टेस्ट करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज संसद में चीन के साथ एलएसी पर जारी तनाव पर बयान देंगे। राजनाथ सिंह दोपहर 3 बजे लोकसभा में चीन के मुद्दे पर बोलेंगे। बीते कई महीने से एलएसी पर भारत और चीन के बीच तनाव बना हुआ है। दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। भारत इस मामले को सुलझाने के लिए कूटनीतिक और सैनिक हर तरह के उपाय कर रहा है। सैन्य अफसरों की मीटिंग के कई दौर हो चुके हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार चीन मुद्दे पर सरकार पर झूठ बोलने के आरोप लगाते रहे हैं। यूपी में आगरा के मुगल म्यूजियम का नाम बदलने की तैयारी है। आगरा के मुगल म्यूजियम का नाम अब छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम होगा। आगरा मंडल की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह फैसला किया। मुख्यमंत्री ने एक ट्वीट में इस फैसले की जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट में लिखा, आगरा में निर्माणाधीन म्यूजियम को छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से जाना जाएगा। आपके नए उत्तर प्रदेश में गुलामी की मानसिकता के प्रतीक चिन्हों का कोई स्थान नहीं। हम सब के नायक शिवाजी महाराज हैं। कोरोना महामारी के बीच 17वीं लोकसभा का चौथा सत्र सोमवार से शुरू हो गया। राज्यसभा में भाजपा के मेंबर जेपी नड्डा ने उपसभापति पद के लिए एनडीए के कैंडिडेट हरिवंश के नाम का प्रस्ताव रखा। ध्वनि मत से हरिवंश को उपसभापति चुन लिया गया। राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने इसकी घोषणा की। हरिवंश जेडीयू सांसद हैं। पीएम मोदी ने उनकी जमकर तारीफ करते हुए कहा कि आपकी भूमिका लोकतंत्र को और मजबूत करती है। संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो चुका है। पहले दिन नजारा बदला दिखा।
ज्यादातर सांसदों ने कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए फेस शील्ड और मास्क लगाए हुए थे। संसद के अंदर भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए सांसदों के बैठने का इंतजाम किया गया था। प्रश्नकाल को हटाए जाने पर कुछ सांसदों ने नाराजगी दिखाई। सभी सांसदों ने बैठकर अपनी बात संसद में रखी। पहले दिन लोकसभा की कार्यवाही में 359 सदस्यों ने हिस्सा लिया और 4 घंटे तक कार्रवाई चली। मोबाइल ऐप के जरिए सांसदों ने अपनी हाजिरी लगाई। संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले सांसदों समेत करीब 4000 लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया। चौंकाने वाली बात यह रही है कि 25 सांसद कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इनमें दिल्ली से बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी भी कोरोना पॉजिटिव पाई गईं, जबकि राजस्थान के नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। फिर उन्होंने जयपुर में अपना कोरोना टेस्ट कराया तो रिपोर्ट नेगेटिव आई। इसके बाद उन्होंने स्वास्थ्य मंत्रालय से इस मामले में स्पष्टीकरण मांगा है। पश्चिम बंगाल में अब 8000 से अधिक गरीब सनातन ब्राह्मण पुजारियों को 1000 रुपए का मासिक भत्ता और मुफ्त आवास मिलेगा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसकी घोषणा की। खास बात यह है कि अगले साल राज्य में विधानसभा चुनाव होने वाला है। ममता बनर्जी ने कहा कि हमारी सरकार ने सनातन ब्राह्मण संप्रदाय को कोलाघाट में एक अकादमी स्थापित करने के लिए भूमि प्रदान की थी। इस संप्रदाय के कई पुजारी आर्थिक रूप से कमजोर हैं। हमने उन्हें प्रति माह 1000 रुपए का भत्ता प्रदान करने और राज्य सरकार की आवासीय योजना के तहत मुफ्त आवास प्रदान करके उनकी मदद करने का फैसला किया है। दिल्ली हिंसा मामले में उमर खालिद को 10 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। दिल्ली हिंसा मामले की जांच कर रही स्पेशल सेल ने जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद को गिरफ्तार किया है। बीती रात उनसे 2 घंटे की पूछताछ की गई। उमर खालिद की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कराई गई। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सुरक्षा कारणों से उमर खालिद को कोर्ट न ले जाकर वर्चुअल तरीके से पेश कराने की अर्जी कोर्ट में लगाई थी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने अवमानना मामले में 1 रुपए की जुर्माना राशि भर दी है। उन्होंने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में जुर्माने की राशि जमा की। उन्होंने ड्राफ्ट के जरिए राशि का भुगतान किया है। जुर्माना जमा करने से पहले उन्होंने कहा कि जुर्माना जमा करने का ये मतलब नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वीकार्य है। साथ में उन्होंने अवमानना मामले में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की बात भी कही। वित्त मंत्रालय ने सोमवार को संसद को बताया कि 38 भगोड़े कारोबारियों के खिलाफ सीबीआई जांच जारी है। ये वो कारोबारी हैं जो 1 जनवरी 2015 से 31 दिसंबर 2019 के बीच देश छोड़कर भाग गए थे। इनमें विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी प्रमुख हैं। इनके खिलाफ वित्तीय अनियमितता के जितने भी केस हैं, सभी की जांच सीबीआई कर रही है। माल्या के प्रत्यर्पण के लिए सरकार यूके के संपर्क में है और जल्द ही उसे देश में लाने की कोशिश कर रही है। अगले सोमवार यानी 21 सितंबर को देश भर के स्कूल खोलने जा रहे हैं। इसे लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्कूलों में बच्चों की हेल्थ को लेकर गाइडलाइंस की घोषणा कर दी है। क्लास में छात्र एक दूसरे से 6 फीट की दूरी पर बैठेंगे। पढ़ाई लिखाई के दौरान छात्र और अध्यापक मास्क पहने हुए हों। छात्रों को आपस में लैपटॉप, नोटबुक, स्टेशनरी शेयर करने की इजाज़त नहीं होगी। कंटेनमेंट जोन से बाहर के स्कूल ही खुल सकेंगे। स्कूल परिसर के अंदर छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों को रहने की इजाज़त नहीं होगी। असम के कानपुर में पुलिस पिटाई से बचने के लिए 4 बच्चों ने निशारी नदी में छलांग लगा दी। इनमें देवाशीष नाम के बच्चे की मौत हो गई। उसका शव नदी में उतराते हुए पुलिस को मिला। स्थानीय लोगों की मांग है कि जिला प्रशासन से इसकी जांच करवाई जाए। लोगों का यह भी आरोप है कि नदी में कूदने से पहले पुलिस ने युवक की पिटाई की थी। सूरत में विदेशी युवती की हत्या और लाश जलाने के मामले को पुलिस ने सुलझा लिया है। थाईलैंड की रहने वाली युवती सूरत के स्पा में नौकरी करती थी।
किराए के घर में उसकी जली हुई लाश बरामद हुई थी। पुलिस का दावा है कि युवती की हत्या उसकी रूममेट ने ही की थी और लूटा गया सामान भी उसके कब्जे से बरामद हुआ है। यूपी के शाहजहांपुर से पुलिस ने अवैध असलहा फैक्ट्री पर बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस को मौके से 312 बोर के 7 तमंचे, 3 तमंचे 315 बोर के, इसके अलावा भारी मात्रा में कारतूस बरामद किया गया है। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। महोबा में व्यापारी इंद्र कुमार त्रिपाठी हत्याकांड में सस्पेंड एसपी मणिलाल पाटीदार के खिलाफ 307 में दर्ज मुकदमा अब 302 की धारा में बदल दिया गया है। प्रयागराज जोन को एडीजी प्रेम प्रकाश ने बताया कि निलंबित एसपी को जल्द ही पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। पुलिस उन्हें गिरफ्तार भी कर सकती है। यूपी के शाहजहांपुर में सरेआम गुंडागर्दी की तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं। थाना सदर बाजार के लाल इमली चौराहे पर गुंडों ने एक युवक को लाठी डंडों से जमकर पीटा। जिस वक्त गुंडे युवक को पीट रहे थे, पुलिस भी वहां मौजूद थी, लेकिन मूक दर्शक बनी हुई थी। इसी दौरान किसी शख्स ने उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। अब पुलिस के आला अधिकारी मामले की जांच की बात कर रहे हैं। कानपुर में पुलिस ने सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर ठगने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। एक आरोपी हितेंद्र गोरखपुर और दूसरा फतेहपुर का रहने वाला अब्बास है। दोनों शातिर ठग लोगों को रेलवे, फूड विभाग और सचिवालय में नौकरी का झांसा देते थे और फिर लाखों रुपए ऐंठ लेते थे। ये इतने शातिर हैं कि फर्जी ज्वाइनिंग लेटर और आई कार्ड भी बना देते थे। इसके बाद कुछ महीने तक सैलरी भी देते थे। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया है। मुजफ्फरनगर के चरथावल थाना क्षेत्र में पुलिस के शराब तस्करों से मुठभेड़ हुई। पुलिस ने एक शराब तस्कर को धर दबोचा, जबकि उसके 2 साथी पुलिस को चकमा देकर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने तस्करों के पास से 36 पेटी देशी शराब, 1 तमंचा और भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए हैं। तस्करों पर आसपास के थानों में दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। यूपी के अमरोहा में एक युवक की दबंगों ने जमकर पिटाई की। शहर के चौक मोहल्ले में करीब दर्जन भर लोग इस युवक को बेरहमी से पीट रहे हैं। पिटाई का वीडियो पड़ोसी युवक ने बनाया और इसे वायरल कर दिया। वीडियो देखने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। इंदौर में एक शख्स ने 10 साल से अलग रह रही पत्नी के घर को आग लगा दी और फरार हो गया, लेकिन सीसीटीवी में उसकी एक करतूत कैद हो गई। पत्नी का कहना है कि उनका पति से झगड़ा था, जिसकी वजह से वो अलग रह रही थी, लेकिन कुछ दिनों से पति साथ चलने के लिए दबाव बना रहा था। जब पत्नी इसके लिए तैयार नहीं हुई तो उसने उनका घर ही जला दिया। भरतपुर में खनन माफिया का गुंडा राज कायम है। सोमवार को जब पुलिस और खनन विभाग की टीम छापेमारी के लिए पहुंची तो खनन माफिया ने गोली चलानी शुरू कर दी। पुलिस की जीप पर भी कई गोलियां लगी। इसके बाद आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और कई थानों की पुलिस बुलाई गई। पुलिस ने खनन माफिया की एक पोकलैंड मशीन और कई वाहनों को जब्त किया है, लेकिन पुलिस पार्टी पर हमला करने वाले माफिया का सदस्य अभी नहीं पकड़ा जा सका। जर्मनी के बाद फ्रांस और स्वीडन की लैब ने भी रूस के विपक्षी नेता और पुतिन के विरोधी एलेक्सी नावेल्नी को प्रतिबंधित जहर दिए जाने की पुष्टि की है। इसको लेकर जर्मनी समेत कई देशों ने रूस पर सवाल उठाए थे। एलेक्सी नावेल्नी की हालत में अब सुधार हो रहा है, वो बेड से उठ सकते हैं।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर राष्ट्रपति उम्मीदवार जो बाइडेन पर निशाना साधा है। नेवादा में रैली को संबोधित करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडेन को मानसिक समस्या है और वो राष्ट्रपति बनने के योग्य नहीं है। शिंजो आबे के करीबी योशिहिदे सुगा जापान के नए प्रधानमंत्री होंगे। चुनाव में मिली जीत के बाद योशिहिदे सुगा ने कहा कि शिंजो आबे की नीतियों को जारी रखेंगे। साथ ही कहा कि कोरोना वायरस से लड़ाई लड़ना और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना पहली प्राथमिकता है। चीन और अमेरिका में तनाव के बीच बीजिंग में अमेरिकी राजदूत ने अपना पद छोड़ने का फैसला किया है। ये जानकारी अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने ट्वीट करके दी है। माइक पोम्पियो ने बताया कि अमेरिकी राजदूत टेरी ब्रांस्टाड अपना पद छोड़ चुके हैं। कोरोना वायरस की वजह से लगे यात्रा प्रतिबंध पर सऊदी अरब ने बड़ा फैसला लिया है। सऊदी अरब ने कहा है कि जनवरी 2021 से यात्रा प्रतिबंध पूरी तरह से हटा दिए जाएंगे। साथ ही कहा 15 सितंबर से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगे यात्रा प्रतिबंध में भी छूट मिलेगी। ग्रीस के लेस्बोस द्वीप पर बड़ी संख्या में प्रवासियों के रहने के लिए कैंप बनाए गए हैं। सरकार ने ये कैंप अभी अस्थायी तौर पर बनाए हैं। इन कैंप्स में अब तक 300 प्रवासी रहने के लिए पहुंच चुके हैं। बता दें कि भीषण आग की वजह से लेस्बोस में प्रवासी मजदूरों के कैंप तबाह हो गए थे। विश्व स्वास्थ्य संगठन की नई चेतावनी से दुनिया में कोविड-19 के खत्म होने की संभावना बिल्कुल खत्म हो गई है। WHO ने कहा है कि अक्टूबर और नवंबर माह में इस संक्रमण के कारण मरने वालों की संख्या और अधिक हो जाएगी। दुनिया में कोरोना वायरस का कहर जारी है। कोरोना के केस अब 2,92,00,000 के पार पहुंच गए हैं, जबकि मरने वालों की संख्या बढ़कर 9,29,000 से ज्यादा हो गई है। कोरोना वायरस के कहर के बीच इटली में फिर से स्कूल खोल दिए गए हैं। स्कूल खुलने की खुशी में छात्रों ने एक दूसरे को बधाई दी, लेकिन रोम के विस्कोनी हाई स्कूल में छात्रों ने भीड़ लगा दी और सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते हुए नजर आए। रोमानिया में भी कोरोना और लॉकडाउन के लंबे समय बाद स्कूल खुल गए हैं। बच्चों ने फिर से स्कूल खुलने पर खुशी जताई है। कुछ अभिभावकों ने स्कूल खुलने का स्वागत किया है, लेकिन कुछ माता पिता कोरोना की वजह से अपने बच्चों को लेकर अभी चिंतित हैं।